Okay. Okay, see. So we were here risk of entry by potential buyers. Potential means somebody who can stand in the market and fight the competitors. है ना? नई नई स्कीम्स निकाल कर डिस्काउंट्स देकर कस्टमर्स को अपनी तरफ ले लेना एंड देन बाकी के कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो जाता है उससे. जैसे एयरटेल आपने देखा होगा, उस एयरटेल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जियो की वजह से. ठीक है ना? नेक्स्ट में आ जाओ, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स. दिस इज फोर्थ पिलर ऑफ माइकल 5 मॉडल, जो 5 फोर्स मॉडल है माइकल का. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर आपने जो प्रोडक्ट निकाला है, मैन्युफैक्चर किया है, उसका अगर आपको कोई सब्सटीट्यूट मिल गया, तो अगर ये प्रोडक्ट नहीं भी मिलेगा या महंगा भी लगेगा, तो आप वो छोड़कर सब्सटीट्यूट लेना शुरू कर देंगे. ठीक है? तो मतलब आपके पास तो सब्सटीट्यूट का भी डर है ना, कि मेरे किसी कॉम्पिटिटर ने सब्सटीट्यूट निकाल दिया तो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे मुझसे प्रोडक्ट. ठीक है? तो मतलब उसके लिए भी मुझे अपनी कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है, कॉस्ट को कम करना पड़ता है, सो दैट जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़नी नहीं चाहिए. ठीक है ना? सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो कस्टमर्स खरीदेंगे नहीं. ठीक है ना? नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग इस्टेब्लिश्ड फर्म्स. अब जो इस्टेब्लिश्ड फर्म्स होती है, जो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आपस में सेम लेवल पे होती है. ए ग्रेड कंपनी आपकी भी है, ए ग्रेड कंपनी मेरी भी है. अब हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, राइवलरी. राइवलरी मतलब व्हाट टू से, काइंड ऑफ एन एनिमी, काइंड ऑफ एनिमी. लाइक आप मेरे एनिमी हो, सो व्हाट विल आई डू विथ यू. आप, मैं निकालने की कोशिश करूंगी ना आपको अपने मार्केट से. सो व्हाट विल आई डू टू टेक यू आउट ऑफ द मार्केट. आई विल गिव स्कीम्स एंड डिस्काउंट्स टू माय कस्टमर्स. Yes. तो उसके लिए भी तो मुझे अपनी कॉस्ट को मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा ना. Yes. हाँ, मतलब जब मैं आपको स्कीम देना चाहती हूँ, तो स्कीम भी तो मैं अपने बजट में दे पाऊंगी ना. लॉस करके मैं आपको स्कीम थोड़ी ना दूंगी अपनी. सो उसके लिए भी Yes. मुझे अपनी कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है. सो दिस इज 5 फोर्स मॉडल माइकल पॉटर का. ठीक है ना? अब आ जाओ नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेस्टेज. वेस्ट, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि वेस्ट होता क्या है. व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट इज समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू द कॉस्ट. मतलब हमारी खर्चा और बढ़ाते हैं. वेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो हमारा जो जो कॉस्ट है ना, उसकी वैल्यू को और वो बढ़ाते हैं. कॉस्ट की वैल्यू मतलब समझो आपकी कॉस्ट थी प्रोडक्ट की 10,000 रुपये. अब ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 10,000 रुपये, लेकिन प्रोडक्ट है ना, बनते बनते उसमें ना बहुत सारा खर्चा हो गया, वेस्ट भी हो गया. 2,000 तो उसका ही खर्चा हो गया. तो 10,000 तो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस 2,000 उसका वेस्ट हुआ था जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी. तो 12,000 का प्रोडक्ट हो गया ना. मतलब उसकी कॉस्ट की जो वैल्यू थी 10,000, उसमें ऐड हो गया 2,000. सो दैट बिकम्स 12,000. ठीक है ना? सो वेस्ट इज समथिंग विच एड्स वैल्यू टू द कॉस्ट, विच एड्स टू द कॉस्ट, बट नॉट टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बढ़ाता. हाँ, खर्चों को तो बढ़ाता है वो, लेकिन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है आपका, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी. आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है Yes. इतना? हेंस देयर इज नो वैल्यू एडिशन. प्रोडक्ट की कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है. ठीक है ना? वेस्ट की वजह से. हेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वेस्ट को एलिमिनेट करें. एलिमिनेट मतलब अपने सिस्टम में से निकालें, आइडेंटिफाई करें. पहले पहचानो तो कि वेस्ट कितना हुआ, ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करना चाहिए, धीरे धीरे कम करो, और इवेंचुअली एलिमिनेट करो. इवेंचुअली मतलब फ्यूचर में, आने के टाइम में ऐसा आप सिस्टम बनाओ कि वेस्ट आपका हो ही नहीं. लेकिन ये ना बोलने की बात होती है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स. ठीक है ना? तो जब जब लेबरर भी काम करेगा कुछ तो मिस्टेक करेगा ना. भगवान तो नहीं है, Yes. ह्यूमन बीइंग है. सो बीइंग अ ह्यूमन, वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स. तो वो नेचुरल है, वो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होगी, तो थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा. लेकिन यहाँ पे जो इवेंचुअली एलिमिनेट करने की बात करें ना, वो पूरा नहीं, 100% नहीं, एटलीस्ट उतना जितना हम बियर कर सकते हैं, वहां तक वेस्ट को लेकर आओ. बियर कर सकते हैं मतलब टॉलरेबल लेवल. टॉलरेबल लेवल हर कंपनी की अपनी होती है. मेरी कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं. तो थोड़ा ज़्यादा वेस्टेज हो भी गई ना, तो मैं बियर कर सकती हूँ, मैं टॉलरेट कर सकती हूँ.
लेकिन ऐसी कंपनी जो बेचारी अभी अभी मार्केट में आई है, जो अभी अभी कंपनी में न्यू बॉर्न कंपनी है, समझ रहे हैं, न्यू बॉर्न कंपनी मतलब अभी अभी मार्केट में आई है, यस उसके पास उतने फंड्स ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसका वेस्टेज अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसके लॉसेस बढ़ जाएंगे, और अगर लॉसेस बढ़ जाएंगे तो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर लॉसेस हो गए तो फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है तो स्टॉक खरीद नहीं पाओगे, रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाएंगे, रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं ज्यादा होगी, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होंगे, फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होंगे तो बेचोगे भी नहीं ज्यादा, आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे ना बेचने के लिए। जब आपके बेचने के लिए प्रोडक्ट्स ही नहीं उतने तो प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे, तो फ्यूचर प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट जब भी पड़ता है तो कंपनी तो बंद होने के चांसेस पे आ जाती है। सो दैट इज नोन एज वेस्ट। समझ में आया वेस्टेज से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कंपनी का, और हर कंपनी यस की जो वेस्टेज की जो कैपेसिटी होती है दैट इज डिफरेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? यस मैम Yeah. Yes, ma'am. So now we have different types of sorry not different types of waste। यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये क्या बोलते हैं इनको, वेस्टेज के ना 7 स्टेजेस बताए हैं, 7 स्टेजेस। मतलब है ना, मैंने आपको यहाँ पर ये जो छोटा सा पिक्चर दिख रहा है ना आपको, बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, हमको वेस्टेज को एलिमिनेट करना है। तो जब हम वेस्टेज को एलिमिनेट करते हैं ना, सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है वेस्टेज को एलिमिनेट करने का, क्या आप बता सकते हैं? रिडक्शन इन द कॉस्ट। वेरी गुड, रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा मतलब आपके पास आगे चल के फ्यूचर में प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा तो आपके प्रॉफिट्स भी हाई हो सकते हैं फ्यूचर में, है ना। देखो कितने सारे एक मैंने सिर्फ आपने मुझे एक आंसर दिया, उससे कितने आंसर्स निकल आए, उससे कितनी पॉइंट्स बन के निकल आई। सो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ वेस्टेज एलिमिनेशन। ठीक है, सो देर आर 7 स्टेजेस ऑफ वेस्टेज एलिमिनेशन। यू कैन से 7 टाइप्स, यू कैन से दैट। ओके, मतलब हमारे पास है ना अलग अलग तरीके हैं, हम वेस्टेज को रिड्यूस कैसे करें, कम कैसे करें, और उसको हमेशा के लिए अपने सिस्टम में से एलिमिनेट कैसे करते हैं, उसके 7 टाइप्स आप बोल सकते हो, बट मैं उसको स्टेजेस बोलती हूँ। ठीक है ना। तो अब पहला देखो, ओवर प्रोडक्शन, सबसे पहला। अब ये जो 7 पॉइंट्स लिखे हैं ना उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये देखो। और सॉरी मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि उल्टा बना हुआ है पूरा। ये देखो यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, इतना ज़्यादा हमको लिखना भी नहीं होता, हम अपनी टर्म्स में उसको लिख सकते हैं समझ कर। ठीक है ना। चलो देखते हैं कौन से 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ओवर प्रोडक्शन। अब आपकी कंपनी ने ना सोचा अब सीजन का टाइम आ रहा है, सीजन का टाइम आ रहा है, दिवाली का टाइम आ रहा है, क्रैकर्स बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं क्रैकर्स। अब आपने इतने ज़्यादा क्रैकर्स प्रोड्यूस कर लिए, इतने ज़्यादा क्रैकर्स प्रोड्यूस कर लिए कि बिका कितना, सिर्फ 50%, बाकी 50% बच गया। तो जो 50% है, जब तक शादियों की सीज़न नहीं आती है, जब तक फिर से दिवाली नहीं आती है, तब तक आपके क्रैकर्स पड़े हैं ऐसे ही। ओवर प्रोडक्शन मतलब देखो आगे चल के तो वो बिकेंगे, मैनी स्टूडेंट्स से मैम आगे चल के तो वो बिकेंगे ना, बट अभी के लिए तो आपका स्टॉक स्टॉक ब्लॉक हो गया ना, अभी के लिए तो आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था प्रोडक्शन में वो तो ब्लॉक हो गया ना, अब के लिए तो आपका गोडाउन ब्लॉक हो रहा है ना। आप गोडाउन भी देखो, बहुत सारे लोग हैं ना, गोडाउन जो वेयर हाउस होता है ना वो भी रेंट पे लेते हैं, मतलब जितना ज़्यादा स्टॉक उतना बड़ा वेयर हाउस लेना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा स्टॉक जितनी ज़्यादा टाइम के लिए पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा रेंट लगानी पड़ेगी, आपको रेंट पे करनी पड़ेगी। सो ये सारे खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, ये वेस्ट है एक्चुअली आपका ओवर प्रोडक्शन। तो कंपनी को प्रोडक्शन भी प्लानिंग स्ट्रेटेजिकली प्लान करके करना चाहिए कि कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए हमको, जितनी मार्केट में डिमांड है। आई बात समझ में। सो ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। ओवर प्रोडक्शन इज अ टाइप, जिसको हम नहीं करेंगे तो वेस्टेज एलिमिनेट होगा। I is that clear to everybody? Am I यस Yes, clear? ma'am. Okay. Yes. Next is transportation। अब देखो बहुत बार है ना लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन किया। अब जब आप देख रहे हो जिसमें आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चलो एग्जांपल ले लो, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ट्रक में, ट्रक्स हैं आपके पास, उसमें आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए।
तो अब आपने देखा ट्रक में और थोड़ी स्पेस खाली है, तो आपने गुड्स को भेजा नहीं। क्यों नहीं भेजा? नहीं, नेक्स्ट टाइम भेज देंगे जब कस्टमर ऑर्डर करेगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट मंथ भेज देंगे, उनको नेक्स्ट मंथ में चाहिए। तो आप आपका जो प्लानिंग की हुई है ना, वो जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो प्रॉपर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, अब जितनी थोड़ी थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन पे लगती है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ट्रांसपोर्टेशन अगर देश के बाहर करते हो, आप कंट्री के बाहर करते हो, तो कस्टम ड्यूटी है ना, लगती है कि नहीं लगती है ये ड्यूटीज? Yes. हाँ, और यस मैम। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी तो आपको पता होगा, जितना आपका रॉ मटेरियल होगा ना, जितना आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वेट, उसका वेट चेक होता है। कितना वेट है? 150 kg, तो 150 kg के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन इतना लगेगा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इतना लगेगा। अब आपको पता है जब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इतना लगने वाला है, तो आप एक साथ ट्रांसपोर्ट कर दो ना, टोल फ्री। आपने रास्ते पे देखो, बाय रोड हम ट्रैवल करते हैं, तो टोल नाका आता है, वहां पे टोल फ्री भरते हैं ना हम Yes. लोग, भरते हो, वो फी भरते हो आप। तो वैसे ही Yes, ma'am. एग्जैक्टली वैसे ही आपको भरना पड़ता है जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो। तो बार बार ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो बार बार खर्चा बढ़ना पड़ेगा ना, इससे अच्छा आप एक ही बार में ट्रांसपोर्टेशन जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो, ऐसा बोला गया यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मोशन। अब ये देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये देखो, मोशन में क्या होता है? पुअर एर्गोनॉमिक्स ऑफ द प्रोडक्शन वेयर ऑपरेटर्स हैव टू स्ट्रेच, बेंड और पिकअप व्हेन सच एक्शन कुड बी अवॉइडेड। मतलब ये फिजिकल आपको मोशन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत होती है। जैसे एक वर्कर, वो नहीं, आपने जूट बैग देखे हैं? वर्कर अपने बैग पे जूट बैग लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और उसको जूट बैग को रख के आते हैं जहाँ चाहिए होता है, गोडाउन में, देखा होगा आपने। तो क्यों होता है ना ये? क्योंकि पुअर एर्गोनॉमिक्स है। मतलब हमारा जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है और प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो बहुत दूर दूर होता है। मतलब समझो फैक्ट्री बहुत दूर है, और जो वेयर हाउस है और जो गोडाउन है वो बहुत दूर है। तो है ना, जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको हम ये काम देते हैं, फिजिकल मोशन में लगाते हैं, अननेसेसरी फिजिकल मोशन। मतलब आप वेयर हाउस तो नजदीक भी ले सकते थे ना। आपकी फैक्ट्री Yes. यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर है, समझो, एक एक प्लेस ले लो, यहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, उसके 1 किलोमीटर में या 1 किलोमीटर के अंदर आप वेयर हाउस रखो ना, सो दैट वो जो फिजिकल मोशन है, वो जो अननेसेसरी फिजिकल लोड दे रहे हो आप वर्कर्स को, वो ना हो। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे क्या है? मोशन की Yes. प्रॉब्लम है। यहाँ पे मोशन मतलब Energy फिजिकल waste. मोशन, हाँ, जिसमें फिजिकल एनर्जी लगती है और वो अननेसेसरी फिजिकल एनर्जी लग रही है, उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स का जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पर यूज हो जाता है, तो वो बाकी जहाँ पर Yes. प्रोडक्शन में एनर्जी देनी चाहिए वहां दे नहीं पाते, ठीक है। तो पिकअप एंड ड्रॉप करने में, स्ट्रेच करने में, प्रोडक्ट्स को स्ट्रेच करना, इधर से उधर खींच के रखना, उसको बेंड करके झुक के रखना, एंड देन अंडरग्राउंड उसको प्लेस करना, इन सब की जरूरत ही क्या है? आप एक प्रॉपर फ्लोर एरिया बनाओ और बिल्कुल नजदीक बनाओ जहां पर आपकी फैक्ट्री है, तो वर्कर का काम करने का स्पीड भी बढ़ेगा और उनकी एनर्जी भी ऐसे काम में कम लगेगी जहां पे अननेसेसरी वर्कलोड है, ठीक है। तो मतलब मोशन, दैट इज मोशन। नेक्स्ट इज वेटिंग। ये बहुत खतरनाक है, वेटिंग। ये ना आपकी कंपनी को इनइफेक्टिव बना देता है। अब ये वेटिंग का मतलब क्या है? कोई बताएगा वेटिंग का मतलब क्या है? वेटिंग इज आइडल टाइम। मतलब आपने आपने अपने कस्टमर्स को खुला छोड़ दिया, भाई तुम वेट करो, खाली बैठो, खाना पीना खाओ, फोन वोन पे बात करो। दिस इज वेरी वेरी बैड हैबिट। अगर आपने अपने वर्कर्स में आपने ये हैबिट डाल दी ना, तो ये बहुत बुरी आदत है। मतलब आपकी कंपनी नक्कीच नुकसान में जाएगी, नक्कीच इज पक्का। Yes. Okay, so that is going to be I mean you are going to suffer huge losses इसकी वजह से। वेटिंग इज आइडल टाइम ऑफ द वर्कर्स, या फिर मशीन्स का आइडल टाइम। क्यों मशीन्स का आइडल टाइम क्यों हो जाता है? मशीन काम नहीं कर रही है ठीक से, ड्यू टू बॉटल नेक्स, ड्यू टू इनएफिशिएंसी, या फिर आपने कोई जो बटन था वो प्रॉपर बंद नहीं किया था टाइम पे, तो मशीन खराब होने लगी, ब्रेक डाउन हो गया मशीन का चलते चलते, ऑपरेट होते होते मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, तो अंदर जितने प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो सारे के सारे क्या कह सकते हैं, डैमेज हो गए। समझ आ रहा है? तो वेटिंग टाइम इज वेरी वेरी बैड फॉर योर कंपनी, वेरी वेरी बैड, बिकॉज उससे आपके ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो वेटिंग, आप अपने कस्टमर्स को भी वेट नहीं करा सकते हो ना,
वो भी आपको छोड़ के चले Yes. जाएंगे, दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए। अब बहुत सारे Yes. कस्टमर्स है ना, देखो ऐसे होते हैं, सपोज उन्होंने ना आपको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दिया। अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एग्जांपल में समझो अभी वो स्ट्रोलर नहीं होते हैं बच्चों के, टॉडलर्स के स्ट्रोलर्स होते हैं, स्ट्रोलर देखे हैं Yes. आपने बच्चों के, जिसमें हम बच्चों को बैठ के घुमाते हैं, बाहर लेकर Yes, जाते हैं, yes, Yes. ma'am. उसको स्ट्रोलर Yes. कहते हैं। अब जो स्ट्रोलर होते हैं ना, वो ना बहुत सारे लोगों को ना ऐसे चाहिए होता है, मतलब मेरी बेबी गर्ल है तो पिंक कलर होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट है ना। बहुत सारे लोगों के अभी ऐसे शौक होते हैं, इफ इज अ बेबी बॉय देन आई वांट अ ब्लू कलर और ब्लैक कलर और स्पेसिफिक जेट ब्लैक कलर और समथिंग लाइक पर्पल कलर, ऐसे कुछ कलर्स चाहिए होते हैं उनको। सो इफ इट इज नॉट देयर इन द मार्केट तो वो ऑर्डर देते हैं, और अगर ऑर्डर देने में आपने लेट कर दिया तो दे विल बाय इट फ्रॉम समवेयर एल्स। आई बात समझ में? तो आपको वो नुकसान हो जाएगा ना। Yes. वेटिंग पीरियड बढ़ाना नहीं है आपको, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको अपने कस्टमर्स को, सॉरी वर्कर्स को ऐसे ट्रेन करना है सो दैट देयर इज नो आइडल टाइम, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? अभी ना आपने सोचा मेरी क्वालिटी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसकी क्वालिटी आज तक कोई मैच नहीं कर पाया। इतना ओवर कॉन्फिडेंट आप हो गए कि मेरी क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, मेरे फीचर्स, मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के, मेरा जो शेप साइज कलर है प्रोडक्ट का, वो सबसे अलग होना चाहिए। इस चक्कर में आपने अननेसेसरी उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग कर दिया। और प्रोसेसिंग का मतलब होता है ज़्यादा उसको बनाने में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि वो प्रोडक्ट खराब हो गया। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला? Yes. जैसे प्रोडक्ट की ना ज़्यादा पॉलिशिंग कर दी, इतनी ज़्यादा पॉलिशिंग कर दी कि आप कस्टमर को पकड़ने में हाथ में वो पॉलिश आ रही है, हाथ में वो सॉफ्टनेस नहीं आ रहा है। मतलब आपने ना ज़्यादा उसको फीचर्स देने के चक्कर में उस प्रोडक्ट की मतलब डैमेज कर दिया प्रोडक्ट को, ठीक है। सो और ये भी तो नुकसान हो जाएगा ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग जाएगी, ये भी तो हो जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लग गई और प्रोडक्ट चला भी नहीं। Yes. क्यों? खर्चा भी ज़्यादा है। हाँ, खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट इनफ्लेक्सिबल भी हो जाएगा। मतलब जैसे कस्टमर को चाहिए वैसा फ्लेक्सिबल नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आपने उसको प्रोसेस में ज़्यादा डाल दिया, इतना ज़्यादा प्रोसेस कर दिया कि अब वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा। तो ये भी वेस्टेज ही हुआ ना, वेस्टेज मतलब खर्चा बढ़ना, दैट्स इट। नेक्स्ट कौन सा होता है? एक मिनट था, हमने कितने किए? थर्ड मोशन था, फोर्थ वेटिंग था, फिफ्थ ओवर प्रोसेसिंग था। एक मिनट था, इसमें ही देख लेते हैं। ओवर प्रोसेसिंग, उसके बाद है इन्वेंट्री एंड डिफेक्ट्स एंड रीवर्क। अब ये इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। आपने रॉ मटेरियल का स्टॉक अननेसेसरीली ऑर्डर करते गए, आपको लगा प्रोडक्शन करनी है, मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। अब आपको लगा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मुझे ज्यादा बनाने हैं, तो आपने रॉ मटेरियल इतना ज्यादा मंगा के रखा कि आपके गोडाउन में रॉ मटेरियल अब पड़े पड़े खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। आपने देखा होगा, चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जूस फैक्ट्री का। अब रियल जूस फैक्ट्री, आपको रियल जूस पता है? रियल जूसेस, Yes, ma'am. हाँ जी। अब रियल जूस का एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। जो कंपनी है रियल जूस की, उसने सोचा अब मुझे रियल जूसेस के ना बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? रॉ मटेरियल मंगाना शुरू किया। रॉ मटेरियल उनके लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल फ्रूट्स, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? फ्रूट्स। यस, Yes. बबीता हैज रेज्ड हैंड। बच्चा, यू हैव एनी डाउट? डियर, यू हैव एनी डाउट? यू कैन क्लियर इट आउट। हैंड रेज किया था ना? अच्छा, गलती से हो गया क्या? चलो कोई ना, ओके। एनीवेज, अब ये इन्वेंट्री का मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको रियल जूस कंपनी का। अब रियल जूस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? फ्रेश फ्रूट्स, Fruits. जिसमें से जूसेस बनते हैं, ठीक है। अब मैंने इतने फ्रूट्स मंगाए, गोडाउन, देखो पहली बात तो मुझे गोडाउन लेना पड़ा बहुत बड़ा, जिसमें मैं ये फ्रूट्स को स्टोर कर सकूं। फ्रिज लेनी पड़ी, Yes. रेफ्रिजरेटर्स लेने पड़े जहां पर मैं ये रेफ्रिजरेटर्स रख सकूं
और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर मैं फ्रूट्स को स्टोर कर सकूं, ठीक है, मतलब उसका भी खर्चा। जितने ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये एक और खर्चा। अच्छा, जितने ज्यादा गोडाउन उतने ज्यादा गोडाउन के कीपर रखने पड़ेंगे, कीपर, वॉच कीपर। Yes. हाँ, तो उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा वॉच कीपर, ज्यादा सैलरी, ज्यादा खर्चा। अच्छा, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल उतना ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा उसका, मेंटेनेंस। अच्छा, अभी फ्रूट्स तो आपको पता है हर हर कुछ दिनों में, कुछ एवरी 10 days 12 days में फ्रूट्स तो खराब हो जाएंगे। मतलब आपने अगर इतना ज्यादा अननेसेसरी रॉ मटेरियल का लेवल बढ़ाया तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके खर्चे बढ़ने के चांसेस हैं, स्टेगनेट होने के चांसेस। स्टेगनेट का मतलब क्या होता है, मतलब स्मेल आने लगती है। जैसे आपने कोई ऐसा मटेरियल रखा है, केमिकल रखा है, रॉ मटेरियल में केमिकल्स मंगा के रखे हैं, और अगर आपने उसको बहुत टाइम तक बंद करके रखे हैं तो उसमें से ना स्मेल आने लगती है, स्टैग्नेशन होने लगता है, उसमें स्मेल आने लगेगी, तो वो मटेरियल खराब हो जाएगा, है ना। और वो लॉन्ग लीड टाइम लेगा, मतलब उसका जो लीड टाइम होगा ना वो लॉन्ग होगा, उसको मेंटेनेंस बहुत टाइम तक करना पड़ेगा, उसके खर्चे अलग। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको एग्जांपल ये क्यों दिया, क्योंकि आपको समझ में आए कि इन्वेंट्री का भी एक लेवल होता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो आप स्टॉक मंगा कर रखते हो ना, उसका भी एक लेवल डिसाइड होता है। स्ट्रैटेजिकली प्लान करके मैन्युफैक्चरर को सोच समझ के उतना इन्वेंट्री ऑर्डर करना चाहिए रॉ मटेरियल का जितनी आपको जरूरत है, ठीक है। ओवर इन्वेंट्री भी आपको ह्यूज लॉसेस में लेकर जाती है, मतलब वेस्टेज हो जाएगा वो आपके लिए। और लास्ट है आपका डिफेक्ट्स एंड रीवर्क। अब इसका मतलब तो आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। कम ऑन, गिव मी द मैम आंसर। इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो आप स्टॉक खरीद रॉ के रखते मटेरियल। हो ना। हाँ, रॉ रॉ मटेरियल भी हो मटेरियल सकता है, WIP भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब आपने इतनी प्रोडक्शन कर दी, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर दी, आपके पास स्टॉक बना हुआ पड़ा तो है पर खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है। अब रियल जूसेस का एग्जांपल ही ले लो ना। अब रियल जूसेस आपने बना तो लिए, रॉ मटेरियल से आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो कर दिया, पैक करके भी रखा है, लेकिन खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है, और उसकी 6 महीने में एक्सपायरी होने वाली है, 4 महीने तो निकल गए। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। लेट इट बी एनी स्टॉक बट इट शुड बी स्टॉक। स्टॉक मतलब बहुत सारा आपके पास पड़ा है, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टॉक हो। फिनिश प्रोडक्ट मतलब अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने पैक वैक करके, बिल्कुल जैसे पैकिंग करके मिलता है ना उनको, रियल जूस जिस पैकेट में Yes. मिलता है, वो आपने पैकेट में पैक कर रखा है, लेकिन खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो 6 मंथ्स में तो उसकी एक्सपायरी आने वाली है। और 4 मंथ से तो वो ऐसे ही पड़ा है, क्या वो कोई खरीदेगा 2 महीने के लिए? चलो 2 महीने के लिए खरीद भी ले, क्या वो पूरा स्टॉक बिकेगा? उसके चांसेस तो रिड्यूस हो गए ना बिकने के। Yes. Yes. So that is a loss, huge loss for a company. समझ में आया? That is known as रीयूज कर सकते ना मैम इसको डाल के। हाँ बच्चा, 1 मिनट रुको। जब उसकी एक्सपायरी हो जाएगी तो कंपनी अगर उसको रीयूज करेगी, और आगे चल के अगर कस्टमर को कुछ उसकी हेल्थ पे कुछ नुकसान हो गया तो आपकी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस हो सकता है ना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि जैसे अभी बिस्किट जैसे टूट जाती है तो हाँ, अपन उसको बना के यूज कर सकते हैं। कैसे तो बनाएंगे जैसे आप, अभी पता है आपको? दो पता महीने है, नहीं दो नहीं महीने नहीं, टाइम है ना अपने पास, 4 महीने होगा तो 2 महीने हाँ टाइम है, तो अपन रीयूज कर सकते हैं ना, वही टैंक में डाल के इसको घुमा के बिल्कुल कर मस्त सकते हैं, पर उसमें। चांसेस तो कम हो गए ना। मेरे बोलने का मतलब है चांसेस कम हो जाते हैं। कंपनी ऐसा करती है, कंपनी ऐसा करती है, लेकिन ये भी तो ओवर प्रोसेसिंग हो गई ना। आप मुझे बताओ, पहले आपने प्रोसेसिंग किया, उसको 4 महीने रखा, किसी ने खरीदा नहीं, फिर 2 महीने के बाद वापस उसको एड ऑन करके उसमें चीजें, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़े। Yes. तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे, न्यू पैकिंग करोगे, तो उसका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes. यस, तो अननेसेसरी खर्चा बढ़ा, मतलब वेस्टेज। मतलब पहले जो बनाया वो तो वेस्ट हुआ ना, तो हम बात तो मैम वही जो कर रहे हैं वेस्टेज की। रीयूज कर सकते हैं ना, वो बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कंपनीज करती भी हैं ऐसा, कंपनीज करती भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम ज्यादा रीयूज नहीं कर सकते ज्यादा टाइम पीरियड तक, क्योंकि वो कस्टमर के हेल्थ पे इफेक्ट करेगा ना।
आपको समझ आ रहा है? क्योंकि उसमें Yes. प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स की भी लाइफ होती है, समझो 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के बाद तो वो प्रोडक्ट नहीं चला तो नहीं चला, कंपनी को डस्टबिन में डालना पड़ता है, या अपनी एक्चुअली कस्टमर्स सॉरी एक्चुअली कंपनीज डस्टबिन में नहीं डालती, क्या करती है पता है आपको? अपने जो वर्कर्स होते हैं ना उनको सस्ते में बेच देते हैं। तो वो अच्छा, वो वर्कर को पिला देंगे तो फिर वो हाँ कस्टमर नहीं है मतलब उनके लिए, तो नहीं वो तो पी लिए फिर तो उन लोग का हेल्थ इफेक्ट नहीं होएगा क्या? अरे कस्टमर मतलब अरे फिर भी एक्सपायरी कितने से पहले, कस्टमर रहेंगे? बच्चा एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी से पहले अरे ही तो ना। मैम टन्स में लेगा ना जूस, तो मतलब कितने लीटर टन्स में रहेगा, तो कस्टमर ले लेके कितना पिएगा फिर भी? अरे उनके पास एक कस्टमर थोड़ी ना होता है, मैंने तो आपको एक आई नो एक एग्जाम्पल कस्टमर दिया। नहीं होते मैम, हाँ मैंने तो आपको एक फिर भी एग्जाम्पल कितने दिया। 600-700 वर्कर रहेंगे, 1000 रहेंगे? हाँ ऐसे करके ना वो CSR एक्टिविटीज करते हैं। अब पता है कंपनीज क्या करती हैं आपको? अब मैं रिसेंट बता रही हूँ। अब है ना बहुत सारी कंपनीज है ना CSR एक्टिविटीज दिखाती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं। मतलब जो प्रोडक्ट उनका नहीं चलता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी से पहले ना उन्हें बाहर सस्ते में चैरिटी करते हैं, मतलब चैरिटी जैसे Yes. प्रमोटिंग डोन हाँ क्या बोला, फिर से बोलो बेटा। प्रमोटिंग प्रमोटिंग हाँ NGOs हाँ प्रमोट NGOs में करने के बांट लिए, देते। प्रमोट करने के लिए ना डोनेट करके आएंगे, या फिर फ्री में देकर चौका आएंगे, चार। चैरिटी करेंगे, हाँ, या फिर बहुत सस्ते में, NGOs में भी बेचते। सस्ते में, हाँ मतलब एक पे एक फ्री मिलेगा, खरीद लो। या अगर आपने ये बॉटल खरीदी ना तो मॉल्स में लगा देते हैं, वो मॉल्स में दे देते हैं कि किसी ने अगर ये बॉटल खरीदी ना उनको रियल जूस फ्री में दे दो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। रियल जूस इतनी बड़ी कंपनी की अभी तक उसको ये चांस नहीं आया करने को, अभी तक उसके पास ये नौबत नहीं आई ये करने की। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको समझ में आए इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है ना, स्टॉक मेंटेन करना होता है ना, वो भी एक लिमिट तक, मतलब प्लानिंग करके। ठीक है, कि कितना स्टॉक मेरा चलेगा। ओके अभी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ जी। अब आगे देखो डिफेक्ट्स एंड रीवर्क। अब डिफेक्ट्स एंड रीवर्क का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अब आपने प्रोडक्ट खराब बनाया, जैसे मोबाइल फोन, आपने मोबाइल फोन बेचा लेकिन वो खराब निकला। अब मैं 2 दिन में आपके पास आ गई, कैमरा खराब निकली है उसकी, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उसको डिफेक्ट को क्लियर करके देती है। तो जो पहले कैमरा पे खर्चा हुआ था वो तो वेस्ट हुआ। अब वापस एक्स्ट्रा Yes. टूल्स, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं ना उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। Yes. ठीक है ना। रीवर्क, रीवर्क का भी मतलब वही होता है, जब आप प्रोडक्ट को फिर से बनाते हो। ये तब होता है जब आपका प्रोडक्ट आधा खराब निकला, आधा खराब निकलता है ना प्रोडक्ट जब, तो आपको फिर से उसको हाँ. प्रोसेसिंग में डालकर फिर से बनाना पड़ता है। जैसे समझो एग्जाम्पल एक शर्ट का, आपकी शर्ट का जो एक बटन था वो टूट गया, वो खराब हो गया मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, या जो आपने वर्क किया हुआ था वो खराब हो गया, तो वर्क को फिर से निकाल कर वो फिर से वर्क करना पड़ता है, वो एम्ब्रॉयडरी फिर से करनी पड़ती है। ठीक है, स्लीव्स का एक जो पैटर्न आपने ड्रॉ करा हुआ था वो खराब हो गया, तो फिर से वो काट कर स्लीव्स अगेन, देन आपको समथिंग लाइक कुछ एक डिजाइनर अलग डिजाइन से वो स्लीव बनाकर उस पर फिर से कुछ डिजाइन बनाकर वो रीवर्क करना पड़ता है। रीवर्क मतलब उस पर फिर से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो पहले वाला काम था वो ठीक से नहीं किया हुआ। ओके, इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसी को ही कहते हैं मतलब वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, उसके ये स्टेप्स हैं। मतलब ये वेस्ट के स्टेप्स थे, वेस्टेज के। ये वेस्टेज इनसे होती है, ओवर प्रोडक्शन से और डिफेक्ट्स एंड रीवर्क से। इन्वेंट्री का अगर आपने हाई लेवल मेंटेन किया है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री आप अपने पास रख रहे हो तो भी वेस्टेज है। मोशन वेस्टेज है, वेटिंग टाइम वेस्टेज, ओवर प्रोसेसिंग वेस्टेज है। तो ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना वेस्टेज हैं, मतलब आपको इससे बचना है वेस्टेज करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें, सो यू हैव टू चेक व्हाट मटेरियल एट वन टाइम आई कैन ट्रांसपोर्ट टू मिनिमाइज माय एक्सपेंस। ठीक है ना। ओके, Yes, ma'am. दिस इज टाइप ऑफ वेस्टेज हो गया ये। अभी हमारा नेक्स्ट है बीपीआर।
आई थिंक हम ये बीपीआर करके एंड कर सकते हैं। फिर है ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मैम टीपीएम। हाँ सीएसआर का जी, फुल फॉर्म क्या है? किसका? सीएसआर, बीएसआर नहीं, सीएसआर बीपीआर, बीपीआर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सीएसआर का फुल फॉर्म। कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज है ना, वो सोसाइटी में जा जाकर जैसे सोसाइटी को जो बेनिफिट करे वो एक्टिविटीज करती है। चैरिटी। हाँ, चैरिटी टाइप, डोनेशन टाइप, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है, या फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स करना फ्री में, या फ्री में किसी का इलाज करवा देना, फ्री में किसी को एजुकेशन दिला देना। ऐसा कंपनीज है ना ऐसा करती हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपनी सीएसआर एक्टिविटीज दिखानी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज दिखाने के लिए उनको ये करना पड़ता है। एनीवेज दैट इज ऑल टुगेदर अ टोटल सब्जेक्ट, नॉट अ टॉपिक। ये सीएसआर है ना एक पूरा सब्जेक्ट है, आपको आगे चल के होगा, आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में तब आप देखेंगे। एनीवेज वो हमारा टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ना प्रोसेस तो आपको पता है क्या होता है। प्रोसेस मतलब जिसमें हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उसको प्रोसेस बोलते हैं। मतलब मेरे बिजनेस का जो भी सिस्टम है, जो भी गुड्स बनाने का तरीका है, जो भी मेरा डिजाइन है, प्रोसीजर। हाँ प्रोसीजर, वेरी गुड, अ गुड वर्ड, प्रोसीजर, उसको बोलते हैं प्रोसेस। वो पूरा जो लेता है ना, जब जब से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में आता है से लेकर वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बीच में जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ना, मेरे डिजाइन होते हैं, मेरे प्रोसीजर्स होते हैं, उससे कहते हैं प्रोसेस। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे कहते हैं प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस का मतलब ये होता है। अब प्रोसेस का री इंजीनियरिंग, नाम से ही समझ में आता है सब कुछ, खुद के वर्ड्स में बनाने की कोशिश किया करो। री इंजीनियरिंग, री मतलब वापस, अगेन, यू हैव टू डू इट अगेन। देखो ये ना, ये कब होता है? हम रीमेक। वापस से उसके ऊपर काम क्यों करते हैं? क्योंकि या तो मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है। तो किस किस चीज में इम्प्रूवमेंट लानी है? सर्विस में, स्पीड में, क्वालिटी में, कॉस्ट में। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है। इम्प्रूवमेंट लाने की वजह से मैं री इंजीनियरिंग करती हूँ। री इंजीनियरिंग माने वापस उसको बनाना, रीडिजाइन करना, फंडामेंटली रीथिंकिंग रीमेक। करना। हाँ, समझो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर का। अब समझो आपने एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, चलो सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ एक ऐप का। आजकल देखो बहुत सारे लोग हैं ना अपने आप खुद से सीखकर एक ऐप बनाते हैं। अब आपने एक ऐप बनाया, उस ऐप में ना मिस्टेक हो गई, कोडिंग। बनाने के बाद पता चला इस ऐप में ना ये वाली मिस्टेक है। तो आपने क्या किया? पहले लोगों तक, पहले ट्रायल के लिए लोगों को दिया, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। तो उन्होंने आपको बताया कि आपने जो ये ऐप बनाया ना, ओहो इसमें तो हम वीडियो कॉल तो कर ही नहीं सकते। तो फिर आपका आपका ऐप लोग क्यों यूज करेंगे जब व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर सकते हैं? तो आपने सोचा ओ हाँ, इसमें वीडियो कॉल तो है ही नहीं, मतलब मेरा ऐप चलेगा नहीं। फिर उसके बाद एक और फ्रेंड ने आपको बताया इसमें ना हम लोग वो जो प्रीवियस जो मैसेज है ना उस पर जाकर रिप्लाई नहीं कर सकते हैं आपके वाले ऐप में, जबकि व्हाट्सएप में ऐसा होता है। आपको समझ आ रहा है? मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि बिजनेस का रीप्रोसेसिंग कब होता है। तब होता है जब आपको पता चलता है कि यस। आपके आपके सिस्टम में, आपके प्रोसेस में, आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस था उसमें मिस्टेक, लूप होल थी। उस लूप होल को रिमूव करके इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपने रीडिजाइन करना होगा। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? यस। ठीक है। यस। हाँ, जो भी मैंने बोला ना वो लिखा हुआ है, आप यस पढ़ो, मैम। 2 मिनट का टाइम ले लो, पढ़ो तो समझेगा जो मैम ने बोला वही है कि नहीं है। रीड करो और एवरी टाइम प्लीज ध्यान दो, जब भी लेक्चर हो जाए ना उसी दिन एटलीस्ट थोड़ा आधा घंटा निकाल के सिर्फ रीडिंग किया करो, तो आपको समझेगा, वो रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो एग्जाम के टाइम पे ना ओवर बर्डन नहीं होगा। देखो कितना सारा कुछ है पढ़ने के लिए। आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत वास्ट है, लेट मी टेल यू, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ओके। या देखो, अब ये प्रिंसिपल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना।
हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मतलब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके डिटेल में आपको इतना नहीं जाना। इज दैट ओके विथ एवरीबडी? करवाऊं एक और कॉन्सेप्ट करें छोटा सा, टीपीएम Yes, ma'am. चलेगा? टीपीएम छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, टीपीएम दैट इज Okay, ma'am. टोटल। हाँ ये करके फिर वाइंड अप करते हैं। लेट मी सी इसमें क्या क्या है। हिस्ट्री हमको नहीं करनी है, टीपीएम का हिस्ट्री नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, ठीक है ना? सिर्फ कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग पता होनी चाहिए। व्हाट इज टीपीएम? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब ये क्या होता है देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मतलब आप जैसे जैसे है ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज मेडिकल साइंस ऑफ मशीन्स। हमेशा याद रखो जब हम प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं ना, ये मशीन से रिलेटेड होता है, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीन्स, ये ना इससे रिलेटेड होता है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये